हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के हैं। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सभी यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन है सभी में कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यह सारे क्वेश्चन को मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चीज़ें आप बहुत चीज़ सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल, ठीक है, अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया? तो इसका तो आंसर मैं बता दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, WM स्टैनले ने। ठीक है, आप इसे रट भी लीजिए कि किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया? WM स्टैनले ने। ठीक है, आपने इसके बारे में जान लिया, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें जानने लायक चीज़ें क्या क्या देखिए। पहला चीज़ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं वाटसन एंड क्रिक के बारे में। तो इनके बारे में जानिए कि क्या है। DNA की जो डबल हेलिक्सल जो मॉडल था, ठीक है, DNA का जिसको कहते हैं द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्सल मॉडल किसने दिया? तो DNA का जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक को। सुना था ना, DNA का द्विकुंडलित संरचना किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, DNA का अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो DNA का काम क्या है भाई? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे इसका वर्क क्या है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने तो चीज़ सीखा कि वाटसन क्रिक यहाँ से द्विकुंडलित संरचना दिया। ठीक है, DNA का। दूसरा कि DNA का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का, ये जीन की इकाई है। DNA क्या है भाई? यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, ये जीन की इकाई है। तीसरा फैक्ट, जीन की इकाई है DNA, जीन की इकाई है DNA। प्रोटीन संश्लेषण का कंट्रोल कौन करता है? DNA। ठीक है, और जीन, यहाँ पे मैंने जो वर्ड बोला जीन, इस शब्द को किसने दिया? ये क्वेश्चन आता है कि जीन शब्द को किसने दिया? तो ये जोहानसन ने दिया। ठीक है, जोहानसन ने। तीसरा के अलावा चौथा फैक्ट आपने जान लिया। चलिए, तो वाटसन एंड क्रिक के बारे में आपने जाना। अब इसके अलावा अरविंद खुराना के बारे में थोड़ा जानिए। ठीक है, तो इनको 1968 में, सवाल यहाँ से आता है, 1968 में नोबेल मिला था इनको। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 को। और इनके द्वारा जो न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो खोजा गया, इन्हीं के द्वारा खोजा गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया अरविंद खुराना के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के कारण इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला। ठीक, चलिए, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, सही बात है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, चाय में भी दो चीज़ होता है, कैफीन होता है, दूसरा निकोटीन होता है। कैफीन होता है या निकोटीन होता है। ठीक है, निकोटीन, ध्यान रखिएगा, कैफीन या निकोटीन। आप इसे कैफीन पे टिक कर लें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं? गुर्दे का कहने का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे किडनी से। ठीक है, बात हो रहा है यहाँ पे किडनी से। किडनी का कौन सा कार्य नहीं? तो किडनी का कार्य क्या क्या है भाई? तो आपका रक्त का चाप नियमन करता है, सही है। मूत्र का बाहर निकालना, सही है। शरीर में तरलों का अम्लता का नियमन करता है ना, शरीर का जो तरल होता है मीन्स कि शरीर में जो भी अम्लता हो जाती है उसके नियमन का जो है काम करता है ये किडनी। तो क्या नहीं करता है? तो एंटीबायोटिक्स का स्राव नहीं करता है। किडनी के बारे में 2-3 फैक्ट और जानिए। ठीक है, क्या क्या कि ये 140 ग्राम का होता है। ठीक है, एक पेयर इसका होता है, इसका क्या होता है? 1 पेयर होता है। ठीक है, एक पेयर होता है इसका। बाहरी जो इसका भाग होता है, किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। इसकी जो इकाई है, क्रियात्मक इकाई किडनी की, और नोट कर लीजिए। ठीक है, कार्यात्मक जो इकाई है किडनी की, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन हो गया। ठीक,
और किडनी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किडनी में जो बनता है ना पत्थरी, किसके वजह से बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनता है, ठीक है, स्टोन किडनी में। चलिए नेक्स्ट है कि तेल दीप में बत्ती का होता है, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है ना। तेल जो होता है ना दीप में, वो दिया नहीं बोलते जिसको आप लोग, है ना, वो ऊपर कैसे चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? तो ये चढ़ता है कोशिका क्रिया के द्वारा, मीन्स की कैपिलरी एक्शन के कारण, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कैपिलरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो देखिए कैपिलरिटी की बात करते हैं, कोशिका क्रिया की बात करते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे आने की घटना को कैपिलरिटी कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर और नीचे चढ़ने का रीज़न होता है इसके जो रेडियस होते हैं ना कैपिलरिटी, इसमें रेडियस, इसका जो रेडियस होता है इसी पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस जितना पतला कम होगा उतना इजी वे में ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। मीन्स कि अगर ये पाइप है तो अगर इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, अगर ये इसका जो रेडियस चौड़ा है तो इसका जो पानी का लेवल यहाँ रह जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। इसी पर एक एग्जांपल भी सेट किया गया है, जैसे अगर हम कोई दो टब लेते हैं तो ये क्या है ना, एक पाइप को अगर हम वाटर में, ठीक है, डालते तो क्या होता है, ये नीचे की ओर आता है, लेकिन अगर हम इसको ये द्रव से भर दिया जाए, ठीक है, ये द्रव किस चीज़ का भर दिया जाए? पारे का भर दिया जाए, पारे का कोई द्रव भर दिया जाए तो कैसा होगा, यहाँ पे हल्का सा उभरा हुआ फील होगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ में, जो द्रव जो कांच को भिगोता है, ठीक, वो आसानी से ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो ऊपर नहीं चढ़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पारा को ले लीजिए, Hg को ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो होता है धातुहीन होता है? चमकीला की वजह क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, चमकीला का बस इसका रीज़न होता है इसका परावर्तन, ठीक है। चलिए अच्छा, ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन में छूट गया चीज़ें। अच्छा हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक श्यानता वर्ड के बारे में मैं बताने वाला था। श्यानता जिसको कहते हैं विस्कोसिटी, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता रखा था, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है क्या, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो देखिए, सारी बातें मैं बताया। तो विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। पहला पॉइंट, आदर्श तरल की जो होता है ना, आदर्श तरल की जो श्यानता होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। दूसरा, ताप जब बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है, ठीक है, परंतु गैस में बढ़ जाती है। गैस में क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा फैक्ट, अब हम बात करेंगे इसका। अच्छा, ये विस्कोसिटी किस में होता है? तो द्रव में होता है, गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है, ठोस में नहीं होता है, द्रव और गैस में होता है, ठीक है। एसआई मात्रक की हम बात करते हैं तो एसआई मात्रक क्या होता है, नोट कर लीजिए। एसआई मात्रक होता है डेका पॉइज, ठीक है, या हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं, पास्कल सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको ईटा के द्वारा, ठीक है, इस तरह से ईटा के द्वारा सूचित किया जाता है, सिंबल, ठीक। तो 5-6 यहाँ इसका जो मैंने पॉइंट बताया आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कहा गया है। रक्त अम्लीय होता है क्या? अगर इसका pH मान 7.4 होता है तो आप डिसाइड कर लीजिए ये अम्लीय होता है, तो गलत हो गया, ठीक है। रक्त क्षारीय होता है, तो कहने में इसका अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये होगा रक्त अम्लीय होता है, गलत बात है। रक्त क्या होता है? रक्त तो क्षारीय होता है ना, क्योंकि इसका आप pH मान देख लीजिए क्या है, 7.4 है। पित्त रस का स्राव जो होता है, बाइल जूस का स्राव लीवर से होता है, सही बात है, करेक्ट बात है। अमाशय रस में HCl होता है, ये भी सही बात है। पित्त रस क्षारीय होता है, सही होता है, क्योंकि इसका भी पित्त का भी जो रस होता है इसका pH मान कितना होता है? 7.7 होता है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में सदिश राशि आपको बताना है। सदिश राशि मीन्स की वेक्टर,
जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड दोनों हो। किस में होगा, ये वेलोसिटी में होगा। ठीक है, किस में होगा, ये वेलोसिटी में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी में होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई ये क्या है, अदिश राशि है, मीन्स के स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लंबाई भी, द्रव्यमान भी और समय भी। जबकि वेक्टर क्या है आपका, वेग जो है आपका वेक्टर है। ठीक है, मीन्स की सदिश राशि है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके ऊपर में कोई और क्वेश्चन में कुछ और बातें था बताने लायक तो नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा हाँ ठीक है, बालू परावर्तन और अपवर्तन। अच्छा, यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन के बारे में मैं बताने वाला था। तो परावर्तन के बारे में आप सभी को पता होगा कि कोई सरफेस होता है, कोई प्लेन सरफेस होता है, आती है किरण और वापस चली जाती है, जिस थीटा से आती है उसी थीटा से वापस जाती है, मीन्स कि आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, ठीक। और ये समतल दर्पण की अगर स्टोरी के बारे में मैं बात करूँ तो समतल दर्पण पे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारे फैक्ट में बता रखा था। ठीक है, कि समतल दर्पण में होता है क्या, पहला फैक्ट मैंने बताया कि अगर v स्पीड से आप जा रहे हैं दर्पण की ओर तो आप 2v से आते हुए प्रतीत होता है। अगर आप थीटा कोण से घुमाते हैं तो कितना बन जाता है, 2 थीटा उसका डिग्री बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब का जो अगर हम प्रतिबिंब को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो 2 थीटा बन जाता है। दर्पण की लंबाई, ठीक है, थर्ड चीज़ कहा था कि दर्पण की लंबाई जो था हम आधा करेंगे वस्तु के तो प्रतिबिंब दिखेगा, पूर्ण कंप्लीट प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है, बराबर होता है, लैटरल इनवर्स होता है। ठीक है, ये सारे बातें फैक्ट मैंने बताया था। रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन के अपवर्तन जिसको कहते हैं, ठीक है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्या होता है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है और फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में चला जाता है। तो होता है क्या है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आता है तो यह अभिलंब की ओर आता है ना, अभिलंब की ओर झुकता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। ये तो इसका एक कहानी है। ठीक है, अब वेवलेंथ बढ़ने से क्या होता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो अपवर्तनांक, यहाँ से एक और अपवर्तनांक के बारे में जाने, अपवर्तनांक। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा आपका अपवर्तनांक कम जाएगा, अपवर्तनांक क्या होगा आपका कम जाएगा। ठीक है, अगर जब अपवर्तनांक कमेगा तो तरंगधार सबसे ज़्यादा किस में होगा। ठीक है, और किस में अपवर्तनांक किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, तो ध्यान रखिए वेवलेंथ बढ़ने से अपवर्तनांक बढ़ता है। ठीक है, तो रेड लाइट का जो होता है, रेड का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम, वायलेट का जिसको कहते हैं बैगनी रंग, वायलेट का सबसे ज़्यादा। ठीक है, वहीं अगर हम, ये तो हो गया आपका अपवर्तनांक की बात होगी, अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा रेड का और ज़्यादा होगा वायलेट का। वहीं वेवलेंथ की अगर बात करते हो तो ज़्यादा इसका होगा, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा जबकि वायलेट का कम होगा। विचलन इसका कम होगा, कम विचलन और ज़्यादा विचलन, ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 4 जार O2, CO2, S2, N2 गैस भरी है, किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैस की पहचान की जा सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीन्स कि इसका अगर वेट कर लेते हैं, वेट मेजरमेंट कर लेते हैं तो इसका पता चल जाएगा कौन गैस भारी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का दोनों चीज़ बराबर होता है। नेक्स्ट है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है, तो क्लोराइड देखते आप एलिमिनेट करते, क्लोराइड, क्लोरीन से बना क्लोराइड उससे बनता नहीं बल्कि बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, चलिए सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, हीलियम। ठीक, चलिए अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होती है, या कई बार एग्जाम में 16.6 मीटर जैसा से लिखा आता है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ था नहीं, चलिए
नेक्स्ट है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है? ऑर्थोपोडा। अब यहाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। अब ज़रा इसे देख लीजिए, ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है? इसका आंसर तो ऑर्थोपोडा इसमें आता है मच्छर, केकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी। ठीक है, वही एग्जाम में आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या क्या होता है? इसमें स्पंज होता है, साइकन होता है, ठीक, और ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। वही सिलेंट्राटा की अगर हम बात करते हैं, सिलेंट्राटा में हाइड्रा आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जेलीफिश, जेलीफिश। एनिलिडा में क्या क्या हो जाएगा? एनिलिडा में ध्यान रखिए, बहुत बार इससे आता है। एनिलिडा में आप नोट कर लीजिए, जोंक होता है, नेरिस होता है, नेरिस कई बार एग्जाम में पूछा गया, नेरिस, केचुआ होता है, ठीक है, एनिलिडा में। ठीक, ऑर्थोपोडा की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ भी है। ठीक है, चलिए, गैमेट की शुद्धता नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादन मेंडल ने किया था। और आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। यहाँ से सवाल ये भी आता है। अब यहाँ पे मेंडलीफ के बारे में कुछ चीज़ें जाने। मेंडलीफ का जो नियम था, इनका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है, मेंडलीफ का जो था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अगर हम पीरियड की बात करते तो पीरियड इनके अनुसार पीरियड की संख्या कितना था? 7, और ग्रुप की संख्या कितना था? आपका 9, है ना। वही बात करते हैं तो ये तो मेंडलीफ का जो था वो नियम तो लागू नहीं हुआ, मीन्स की कारगर नहीं हुआ, फेल हो गया उनका। अब इसके बाद आया मोस्ले, जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात होती है। मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। ये इन्होंने बताया कि परमाणु संख्या पर ये काम करता है और ये मान्य हो जाता है। ठीक, इनके अनुसार पीरियड की जो संख्या होता है 7, और ग्रुप की संख्या जो होता है 18 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आते हैं, है ना। चलिए, यहाँ से और भी चीज़ें, जैसे कि रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड, ठीक है, क्या किया था? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डाल्टन, ठीक है, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में, डाल्टन। परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो दो बातें आता है एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम में रदरफोर्ड एनटीपीसी में पूछा भी गया है कि ठीक है, कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की अगर बात करते हैं तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। यहीं से एक सवाल और आता है, रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, एक और फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से एक और सवाल, जैसे कि हम बात करेंगे सत्येंद्र नाथ बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे, है ना। इनको क्वांटम फिजिक्स के लिए, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको जाना जाता है। वही बात करते हैं हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 2 नियम दिए थे। एक तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। दूसरा क्या दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर तो हेनरी बैक्यूरेल, लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में जाने कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स के इनको जाना जाता है। वही अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते तो सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवचूषण करते हैं, मीन्स की एब्जॉर्ब करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, किसका? ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर से आगे कैपिलरिटी की बात हो रही है,
कैपिलरी की बात हो रही है, अभी मैंने इसके बारे में बताया था। तो स्याही सोखना इसी का एग्जाम्पल है। सूती कपड़े में पानी की बूंद फैलना इसका एग्जाम्पल है। और पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना कैपिलरिटी के कारण ही होता है, लेकिन भूमिगत जल का ऊपर उठना ये नहीं इसका कारण है। ठीक है, चलिए। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ये पहुंचाता है आपको ओजोन लेयर को। ठीक है, ओजोन लेयर को। ठीक है, सुपरसोनिक जो विमान होता है किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन लेयर को। देखिए अब यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो वायुमंडल में है कितने लेयर होते हैं? यहाँ पे 5 लेयर होते हैं। 1 2 3 4 ये 5। पहला आप सभी को पता होगा ट्रोपोस्फेयर होता है, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा क्या होता है मेजोस्फेयर, चौथा क्या होता है थर्मोस्फेयर, और लास्ट होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में आपका स्पेसशिप यहाँ पे होता है। सैटेलाइट आपको थर्मोस्फेयर में चलता है। ठीक है, सैटेलाइट कहाँ मूव करता है? थर्मोस्फेयर में। अगर हम मेट्रोइड्स की बात करते हैं, उल्कापिंड की बात करते हैं, ये कहाँ दिखाई देगा ज़्यादातर? मेसोस्फेयर में। ओजोन लेयर जिसकी अभी बात कर रहे थे, ओजोन लेयर आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन की बात करते हैं, एरोप्लेन की बात करें तो कहाँ ये चलता है? ट्रोपोस्फेयर में। हॉट बैलून की बात करें तो यहीं चलता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आपका 5 लेयर होते हैं, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है ना, रबड़ से जो स्टील होता है अधिक लचीला होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका कारण है कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। मीन्स कि स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है स्ट्रेन से, मीन्स कि विकृति से, है ना। यहाँ से एक चीज़ और आता है, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, अगर इस पर इफेक्ट होगा तो इस पर भी इफेक्ट आएगा, अगर इस पर इफेक्ट आएगा तो इस पर भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है प्लस, जिसको इलास्टिसिटी का गुणांक कहते हैं, E = स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन = स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, चलिए। एक कार भरी हुई एक ट्रक रास्ते के पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार क्या धारण करेगा? कम गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा, क्या करेगा? ठीक है, हमने यहाँ पे कार की बात किया, ट्रक की बात किया। सीधी सी बात है कि कार ज़्यादा कम भारी होगा ट्रक के तुलना में, और जो कम भारी होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी, है ना। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका। अगर इसकी कार की हम बात करते हैं, इसके अगर काइनेटिक ऊर्जा अगर बात करते हैं 12mv², अगर m यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हम क्या बोला जाए कि ट्रक की तुलना की जाए। ठीक है, स्पीड समान हो। चलिए स्पीड हमने क्या करा यहाँ पे 20 ले लिया। ठीक है, 12mv² हो गया, तो 2 × 5 = 10, अब 20 20 400 × 5 × 400 हो जाएगा, लगभग 2000 यहाँ पे हो गया। उसी तरह अगर हम ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक का क्या होगा? 12mv²। इसका वज़न ज़्यादा होगा तो यहाँ 10 से 20 कर लेते हैं, और इसका जो है स्पीड तो सेम ही रखेंगे। 2 × 10 और 20 से 20 400, यहाँ पे हो जाएगा 4000। तो देख रहे हैं गतिज ऊर्जा क्या होगा? कार का कम होगा, है ना। चलिए, एड्स फैलता है किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। एड्स का कई बार एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फुल फॉर्म क्या होता है आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। एक और एड्स का जो है किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट के द्वारा, एलिसा टेस्ट के द्वारा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2-3 बातें याद रखिएगा। और एड्स में होता है क्या, ये किस पर प्रभावित करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? इसको नुकसान पहुंचाता है, जिसमें कि WBC जो होता है उसको ये प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगा, ठीक है। आप गति को दुगनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। एग्जाम्पल आप सेट करके ½ mv² पर चेक कर लीजिएगा। ½ mv², अगर इस बार भी हम कितना लेते हैं, आप यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, v² यानी 100, तो क्या हो जाएगा? 50 m। फिर से ½ m वही रहेगा, इस बार क्या करेंगे? दुगना कर देंगे। 10 का 100 हो गया तो इस बार 20 का 400 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 200 m, ठीक है। तो 50 का अगर 200 से देखते हैं बैलेंस करके तो कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए 4 गुना होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि 20 kg वजन को ज़मीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा? कार्य, सबसे पहले W मीन्स की कार्य का फॉर्मूला आप जानेंगे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और वर्क का एक और फार्मूला होता है आपका mgh, ठीक है, जहाँ पे आपको कौन से फार्मूला लगाने हैं? mgh वाला, ठीक है। मास 20 kg है, g आपको यहाँ पे 10 लेने, हालांकि g का मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, आप इसको लगभग 10 मान के चलेंगे, और h तो यहाँ पे 1 दिया है तो 200 यहाँ पे जूल हो जाए, चूँकि कार्य का मात्रक होता है जूल, इसलिए 200 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो खारापन में क्या होना चाहिए यहाँ पे? आपका कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है। खारेपन का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। अब यहाँ से चीज़ जानिएगा, यहाँ से एक और फैक्ट 2-3, अच्छा ये क्वेश्चन और भी है, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट मैं पहले बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए यहीं पे। अगर हम बात करते हैं अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो किसके कारण होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, जो घुला रहता है पानी में, ठीक है। एक होता है अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? ये होता है आपका इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के कारण। अब इन दोनों को अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? इन दोनों में हम क्या मिला देंगे तो इसकी कठोरता दूर हो जाएगी? दोनों में आप NaCO3 मीन्स की सोडियम कार्बोनेट मिलाने से इसकी अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है, अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर अस्थायी के बारे में दिया जाए और सोडियम कार्बोनेट नहीं दिया जाए तो यहाँ पे होगा इसका बूझा चूना, ठीक है। इसके द्वारा इसकी कठोरता दूर होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से नहीं होता है, वो टाइफाइड वायरस से नहीं होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है, जिसमें कि जो आंत होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। गाइज यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, काफ़ी सारे डिटेल्स मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। थैंक यू वेरी मच।